कोई भी अमरीकी हुक्मरान डेविड स्टार्स के मफादात के लिए अपने बका को ऐसे अहमकाना अंदाज में दाव पर नहीं लगा सकता था। अव्वल खान ने इस फैसले पर पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत की थी। वो उजलत में अखज किया हुआ नतीजा नहीं था। मैं चंद सानियों के लिए सोच में पड़ गया। मेरी छठी हिस्स मुझे सुल्तान शाह और C-130 के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक पैदा करने पर उकसा रही थी, मगर बज़ाहिर कोई राह नजर नहीं आ रही थी। अव्वल खान की फराहम की हुई मालूमात की रोशनी में अमरीकी बहरिया के त्यारे के बारे में सिर्फ एक ही बात गैर मामूली थी कि इस माल बरदार त्यारे का हमला 5 नफूस पर मुश्तमिल था। मुसाफिर बरदार और जंगी त्यारों तक में काकपिट के लिए सिर्फ हवाबाज और इसका मुआवन होते हैं, लेकिन C-130 पर शायद सफर की तवालत की वजह से 2 की बजाय 5 का हमला मुकर्रर किया गया था। मुझे C-130 में हमले की जरूरत के बारे में कोई इल्म नहीं था, मगर मैंने फर्ज कर लिया था कि दो अफराद बारी बारी काकपिट में ड्यूटियां सर अंजाम देते और 5वां इन लोगों की जरूरियात पूरी करता रहता। फोन पर मेरी वो खामोशी बस चंद ही लम्हों के लिए कायम रही। फिर मैंने बेसाख्ता कहा, ठीक है, एक लाश की तब्दीली खारिज इम्कान है। क्या यह मुमकिन नहीं कि किसी ताबूत में 2 आदमी बंद हो, यानी सुल्तान शाह को किसी लाश के साथ ताबूत में बंद कर दिया गया हो? अव्वल खान ने बेएतबारी से पूछा। इस तरह मेरा ख्याल ही नहीं गया था। हो सके तो ये मालूम करो। यह तरकीब उनके लिए बहुत सहल थी। रास्ते में वो कहीं भी सुल्तान शाह को ताबूत से निकाल कर बेदस्तोपा कर देंगे। ताबूतों की रवानगी के बाद सुल्तान शाह को पूरी राजदारी से त्यारे से बाहर निकाल लिया जाएगा। तुम्हारी सब बातें दुरुस्त हैं, मगर ताबूतों की मौजूदगी ही में यह चेक करना नामुमकिन था। इनकी रवानगी के बाद यह काम कैसे हो सकेगा? पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। वहां लोडिंग के मुतअद्दिद मराहिल में अफरादी कुव्वत का इस्तेमाल बहुत आम है। लोडर से पूछताछ की जाए तो सिरा हाथ आ सकता है। वो सिर्फ क्या होगा, हर आदमी का वजन जिसामत के लिहाज से कमोबेश होता है। तुम भूल रहे हो कि हम आम आदमियों की नहीं, मैरीन कमांडोज की बात कर रहे हैं। बेशतर शोबों के फौजी कद काठ में बड़ी हद तक यकसा होते हैं। लाशों का जायजा लेने वाला सर्जन तुम्हें इनके तखमीनी वजन बता सकता है। सुल्तान शाह एक जसीम और सेहतमंद नौजवान है। उसका वजन का फर्क बहुत गैर मामूली रहा होगा। बारीकी से छानबीन की जाए तो बहुत सी बातें खुलेंगी। ठीक है, अंधेरे में हाथ पैर मारने से बेहतर है कि यही मशक्कत ली जाए। दूसरी बात जहाज के हमले की है। वो 4 दिन तक कराची में क्या करता रहा? इन चारों का कयाम कहाँ रहा? हो सकता है कि इस आग घंटी के दोनों आदमी इन्हीं में शामिल रहे हों। ओह, यह भी मुमकिन है। अव्वल खान की आवाज पुरख्याल हो गई। काश ये बातें जरा पहले हमारे इल्म में आ गई होती। जुमन और करीम मल्लाह इन दोनों को शनाख्त कर सकते थे। किसी भी रिकॉर्ड से इनकी तस्वीर नहीं मिल सकेंगी। इमिग्रेशन वालों के सिर्फ फार्म होंगे जो आमदो रवानगी के मौके पर भरे गए होंगे। इन्होंने पाकिस्तान में 5 दिन कयाम किया है। यहाँ आमद पर इन्हें किसी न किसी किस्म का वीजा जारी किया गया होगा। वीजा के लिए तस्वीर लाजमी तौर पर वसूल की जाती हैं। इनकी मदद से जुमन और करीम मल्लाह बहुत कुछ उगल देंगे। बात बढ़ने के साथ साथ मुझे राहें खुलती नजर आ रही थी। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि तुम पाकिस्तान में मौजूद होते तो यहाँ के हालात इतने मायूस कुन हरगिज ना होते। मैं मारने या मर जाने वाला आदमी हूँ। ज्यादा चालबाजियां मेरे बस से बाहर है, लेकिन तुम सोचते हो तो बस सोचते ही चले जाते हो। ये चालबाजियां नहीं, दुश्मन को इसी के हथियार से तबाह करने के तरीके हैं। इसके बावजूद इन तरीकों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ। मैं अव्वल खान को क्या बताता कि जिस शोबे से मेरा ताल्लुक था या जिस एजेंसी के लिए मैं काम कर रहा था वो इनसे बहुत अपर क्लास थी और पूरी दुनिया इसे नंबर 1 के नाम से जानती है। सोचने वाली बात यह है कि इस त्यारे पर 5 अफराद क्यों थे? अमेरिका एक आलमी कुव्वत है। दुनिया के हर खित्ते में इसके फौजी अड्डों का जाल फैला हुआ है, जहां हर वक्त हर शोबे के लोग तैयार रहते हैं। एशिया से यूरोप तक कहीं भी C-130 का हमला तब्दील किया जा सकता था। वो लोग यकीनन यही करेंगे। मेरी बात काट कर अव्वल खान की पुरजोश आवाज उभरी। इस आग घंटी के 2 आदमी न्यूयॉर्क से मस्कत पहुंचे होंगे। वहां से वो C-130 के हमले में शामिल होकर कराची गए और अपना काम शुरू कर दिया। मेरे ज़हन में बिल्कुल यही बातें हैं। सुल्तान शाह को अगवा करने के बाद वो ठट्ठा मेरे पोश हो गए। जहाज की रवानगी का शेड्यूल तय होने के बाद उन्होंने सुल्तान शाह को कौंसल खाने के हवाले किया और खुद जहाज के हमले में शामिल होकर रवानगी की तैयारियों में मसरूफ हो गए। अव्वल खान के खामोश होने पर मैंने बाकी कड़ियां यकजा करनी शुरू कर दी। कौंसल खाने में सुल्तान शाह को बेहोश करने के बाद ताबूत में बंद किया गया। ताबूत पर अमरीकी परचम डाला गया और फिर कंटेनर में रखकर एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। लेकिन ठहरो, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाशों की हिफाजत के ख्याल से वो पूरा कंटेनर ही जहाज में लाद दिया गया हो? बात करते करते अचानक मुझे उस नुक्ते का ख्याल आ गया जो बहुत बुनियादी था। क्या ऐसा होता तो मैं लोडरों का जिक्र आने पर तुम्हें ना बताता? अव्वल खान ने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। मैं जिन बातों से लाइल्म हूं उनके बारे में अलामा बनने की कोशिश नहीं करता। सादगी से अपनी लाइल्मी का एतराफ कर लेता हूं, मगर जो काम करता हूं
इसकी ऊंच नीच पर पूरी निगाह रखता हूँ। शायद वो मेरे इब्तदाई लबो लहजे की रुखाई भाप गया था, मगर मेरी इस सर्द मेहरी को परेशान ख्याली समझकर पी गया। इस वक्त मौका मिला तो उसने अपने दिल की भड़ास निकाल ली और मैं अपनी जगह पर शर्मिंदा सा होकर रह गया। उसने अपने एक ही जवाब से मेरी तबीयत साफ कर दी थी। सॉरी, मैं जवाब में सिर्फ इतना ही कह सका, मेरा यह मतलब नहीं था। डैनी, उसने जज्बात की रो में आकर सारी एहतियात बालाए ताक रख दी। मैंने भी तुम पर कोई तंज नहीं किया। उम्र और तजर्बे में तुमसे सीनियर होने के बावजूद मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। खुदा ने तुमको जरखेज ज़हन से नवाजा है। तुम में हालात के फौरी तजिज़िये की बेहतरीन सलाहियतें हैं। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। एक दूसरे से मिलने से पहले हम अपनी अपनी जगहों पर कोई मकाम हासिल कर चुके थे। बस अब ये बातें खत्म। इस वक्त वहां रात गहरी हो चुकी होगी। अब तुम सुबह ही काम करोगे। हम जैसी जिम्मेदारियों पर मामूर लोग वक्त देकर काम करने लगे तो फिर कुछ बाकी नहीं बचता। टैक्सों के जरिए कौम से निचोड़े हुए वसाइल में से हमें भारी तनख्वाहें दी जाती हैं। ये कौम का हम पर एहसान है और इस एहसान को हम कौम की शब व रोज खिदमत ही से उतार सकते हैं। मैं भी और इसी वक्त पूरे स्टाफ को फील्ड से बुलाकर तुम्हारी दी हुई लाइन पर काम शुरू कर देता हूँ। काश इस कौम के सारे सरकारी अफसर इसी अंदाज में सोचना शुरू करते। हल्की सी हंसी के बाद वो बोला, तुम भूल गए हो कि हम सरकारी नहीं हैं। तुम यकीन करो, तुम लोग जो भी हो, तुम्हारी सफ़ों का एक एक सफशिकन सरकारी हराम खोरों के इस दौर में पूछा के काबिल है। अहम मसला दरपेश ना हो तो तुम्हारे आदमी मुकर्ररा औकात में काम करने के बाद आराम करते हैं, और मुहिम दरपेश हो तो ओवर टाइम की आरजू के बगैर कई कई दिनों तक मुसलसल काम में मसरूफ रहते हैं, और बदतरीन हालात में भी हरफ शिकायत जुबान पर नहीं लाते। यह अस्करी तरबियत का कमाल है। तुम्हें मालूम है कि हमारा हर रुकन जंगी बुनियादों पर तरबियत याफ्ता है। जरा गौर तो करो कि किसी जंगी महाज पर फौजी 8 घंटे तक दुश्मन के दांत खट्टे करने के बाद नई शिफ्ट के लिए जगह खाली करने लगे तो कैसी जबरदस्त तबाही आएगी। वहां तो हर एक को फैसला होने तक मुसलसल लड़ना होता है। मेरा ख्याल है कि काम की ये रूह फूंकने के लिए तमाम अफसरों को बारी बारी तरबियत के लिए फौज में भेजा जाना बहुत जरूरी हो गया है। मैंने एक बेसाख्ता संजीदगी से कहा, हाँ, फौज इनमें आकर कभी इनका सुधार नहीं कर सकी। इनके जाते ही ये पहले से ज्यादा बिगड़ जाते। अब इन्हें फौज में भेजने का तजर्बा करके देख लेना चाहिए, लेकिन देखना यह होगा कि इन बिगड़े हुए रईसों को सुधारने की जिम्मेदारी कोई लेता भी है या नहीं। इस मुल्क में हर चीज की बहुतात है, कमी सिर्फ एक चीज की है, जिसे एहसास जिम्मेदारी कहा जाता है। फोन बंद करने से पहले बस एक बात सुन लो। आज बदरी कह रहा था कि गुर्बत में हमारी कौम इनसे पीछे है, मगर हमारे लोग शहजादों की तरह मालदार हैं और दिल खोल कर दौलत लुटाते हैं। ये दर्दमंद दिलों की सोच है। जब जमीर स्याह हो जाते हैं तो सबसे पहले दिलों से रिकत और दर्दमंदी रुखसत होती है और सोच पर जाती अगराज के पर्दे पड़ जाते हैं। थोड़े से चने हैं जो बसात भर भाड़ फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखो क्या होता है। इस बारे में वापसी पर बातें होंगी। अब मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम फौरी तौर पर नए सिरे से काम शुरू करने का अज़्म कर चुके हो तो इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। मैं मजीद कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वो फिक्रा मुकम्मल होते ही अव्वल खान ने मेरी बात उचक ली। इस वक्त मैं अपने स्टेशन पर अपने स्टैनों के साथ मौजूद हूँ। मेरी अर्दली समेत सारी नफरी फील्ड में है। मैंने स्टैनों को इशारे से हदायत दे दी है। नफरी की तलबी का पहला मरहला यानी नई लाइन पर काम शुरू हो चुका है। जरा तुम अपनी मफरूजा कहानी तो पूरी कर दो। मेरी कहानी मुकम्मल है, इसका एक सिरा भी मिल जाता तो समझ लो कि पूरी कहानी दुरुस्त है, वरना यह पूरा मफरूजा सिरे से गलत और बेसरोपा है। मैंने कहा। बात कंटेनर पर आकर अटक गई थी। वो सब लाशें मुंजमद थी और खुली फिजा में भी 3-4 रोज खराब नहीं हो सकती थी। अव्वल खान ने बात जोड़ते हुए कहा, इस वजह से वो ताबूत C-130 के इन खास खानों में मुंतकिल कर दिए गए जो मुंजमद अशिया की नकलो हमल के गर्ज से बनाए गए हैं, और त्यारा क्लियरेंस के बाद पाकिस्तान की फिजाई सरहदों से दूर निकलता चला गया। अमेरिका इस वक्त कुर्राए अर्ज की एक मोजी ताकत है और मोजी से हर एक डरता है। अपने बेशुमार अड्डों के अलावा वो जहां चाहे अपना त्यारा उतार सकता है। वहां से मस्कत का अमला वापस लौट आएगा और नया अमेरिकी अमला जहाज को इसाक घंटी के आदमियों समेत आगे ले जाएगा और जल्दी वो त्यारा अमेरिका के किसी महफूज हवाई अड्डे पर उतर जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस कहानी की सदाकत के शवाहिद मिल जाने के बाद तुम्हें जल्द अज जल्द अमेरिका के लिए रवाना होना पड़ेगा। इसकी आवाज यकायक पुरतशवीश होगी। हाँ, फिर तो अमेरिका ही असल मैदान जदल बनेगा और वहां इसाक घंटी की कब्र खोदनी पड़ेगी। मैंने बिला ताअम्मुल जवाब दिया, लेकिन तुम्हारे असल मंसूबे का क्या बनेगा? यहां से तुम किसी के कहने पर गए थे। कुदरत हमारा साथ दे रही है, उसे जल्द अज जल्द कूच करने का हुक्म मिल चुका है। शायद वो कल आगे रवाना हो जाए। इसी वजह से मुझे अपनी कहानी की सदाकत पर खासा यकीन है। इस खबर ने अव्वल खान को खुश कर दिया। रिसीवर पर उसकी मुसरत अमेज आवाज सुनाई दी। सब धारे वहीं मिलकर इकट्ठे होते हैं जहां ढलान होता है।
अगर तुम सब कुदरत के नादीदा हाथों न्यूयॉर्क की तरफ हांके जा रहे हो तो वहां कोई ना कोई बड़ा ड्रामा जन्म लेने वाला है। तुम इसे ड्रामा कह रहे हो, मैं इसे आरजुओं की तकमील का एक जरिया समझ रहा हूँ। सुल्तान शाह हमारे साथ अमेरिका आने का शिद्दत से आरजूमंद था, हमने उसे वहां छोड़ दिया। अब इसहाक घंटी के आदमी उसे उठाकर जबरदस्ती वहां लिए जा रहे हैं। शैतान की आंच जैसा ये तवील सफर शायद सुल्तान शाह के नाम लिख दिया गया था, मगर वो इसमें पेश आने वाली सौबतों का सजावार भी था। वो हमारे साथ सफर करता तो वह आलाम व मसाइब कैसे रूनमा होते जो इसहाक घंटी के नमक ख्वार इस पर उठाएंगे। सुल्तान शाह की गैर हाजिरी में गजाला तुम्हारे फ्लैट में तनहा रह जाएगी। मुझे अब भी उम्मीद है कि सुल्तान शाह बाजियाब करा लिया जाएगा। ऐसा मुमकिन न हो तो क्या होगा, गजाला दुश्मनों के लिए पहला निशाना बन जाएगी। मैंने उसे अपने घर रोक लिया है। मेरी बीवी बच्चों के साथ वो मसरूफ और खुश रहती है। मेरी बीवी को भी वक्त गुजारने के लिए एक सुलझी हुई तालीम याफ्ता लड़की का साथ मिल गया है। मेरा ख्याल है कि यह आर्जी बंदोबस्त नागुज़ीर था और तुम इसकी तौसीक करोगे। उम्र में मुझसे ज्यादा बड़े न होने के बावजूद इन मामलात में तुम मेरे मरहूम बाप की जगह हो। जो फैसला मुनासिब कर सकते हो मैं इसे खुले दिल से तस्लीम करूंगा। शायद तुम होटल के फोन पर बात करने मुनासिब नहीं समझते। आइंदा मैं होटल में तुम्हें सिर्फ पैगाम दूंगा और तफसीली गुफ्तगू तुम्हारी जवाबी कॉल पर होगी। फिलहाल यही बेहतर रहेगा। मैं महफूज रहकर भी आखिरी लम्हात तक खुद को महफूज नहीं समझता। उमरा, शुरफा, मुअज़्ज़िज़ीन और वज़रा मर्दो ख़वातीन की खुली खुली कानूनी हम जिन्स परस्ती के अज़ाब में मुब्तला ये कौम कानून की बालादस्ती के बारे में एक खबत बल्कि जुनून में मुब्तला मालूम होती है। पता नहीं कब हमारे तहफ़्फ़ुज़ का तवाज़ुन बिगड़ जाए। यहाँ हम अपना स्कोर पूरा कर चुके हैं, अब सफ़र ज़रूरी हो गया है। यहाँ के अखबारात में गैर मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी खबरें भी बहुत कम जगह पाती हैं। सिर्फ इन्हीं खबरों को उछाला जाता है जो हुकूमत वक्त को रास आती हैं। मुझे कोशिश के बावजूद तुम्हारी सरगर्मियों के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं हो सका। सरगर्मियों को छोड़कर अब तो स्कोर की बात करो। मेरा और मिसेज रोजी बर्ड का स्कोर 1-1 है। तीसरा बीच में आकर बिला वजह मारा गया। तुम्हारे लिए इतनी तफसील काफ़ी होनी चाहिए। ये कामयाबियां तुम दोनों को मुबारक हो। जिस वक्त भी कोई अहम खबर हाथ आई मैं तुमको राब्ते का पैगाम दूंगा। फी अमान अल्लाह। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मैंने भी रिसीवर हुक से लटका दिया और कार्ड वापस निकालकर बूथ से बाहर निकला, क्योंकि चंद सानियों कबल ही एक मुअम्मिर खातून फोन करने के लिए हमारे बूथ के पास पहुंची थी। क्या तुम बदरी को फोन नहीं करोगे? मुख्तसर से बूथ से बाहर आते वीरा ने पूछा। करूंगा, पहले इस औरत को फारिग होने दो। मुझे याद था कि थोड़ी देर पहले एक 9 उम्र लड़की की तूल पकड़ती हुई काल से मुझे कैसी कोफ्त हो रही थी। मैं खुद किसी के लिए ऐसी अजियत का सबब बनना नहीं चाहता था जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। मुझे वो मखसूस बूथ इसीलिए पसंद था कि मैं वहां सुकून से तवील गुफ्तगू कर सकता था, क्योंकि इस पर खाल खाल ही कोई नजर आता था, वरना वो खाली पड़ा रहता था। सुल्तान शाह के बारे में मेरे जहन पर छाई हुई झुंझलाहट और बरहमी अब सिर्फ गहरी तशवीश में बदल कर रह गई थी। अव्वल खान से सर्द मैरी से शुरू होने वाली गुफ्तगू का इख्तिताम मजमूई तौर पर मुफहमाना और खुशगवार साबित हुआ था। मेरी ये गलतफहमी भी रफा हो चुकी थी कि उसने अपनी छानबीन में बाज़ बुनियादी गलतियों का इर्तिकाब किया था। अव्वल तो वो कराची में बिल्कुल तनहा रह गया था। वहां उसे मशवरे देने और राह सुझाने वाला कोई नहीं रहा था। वैसे भी वो इस किस्म की तफ्तीश और छानबीन का आदमी नहीं था। खुद मेरा ये आलम था कि इसका नंबर मिलाने तक मेरा ज़हन बिल्कुल कोरा था। मैं गलतियों वगैरह के इदराक के बावजूद किसी नए राह का तयन करने से कासिर था। इससे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ तो बात से बात निकलती चली गई और आखिरकार हमारे सामने एक वाज़िह लाहे अमल आ गया। मुझे उम्मीद थी कि इन खतूत पर काम करके अव्वल खान ठोस नताइज हासिल कर सकेगा। इसीलिए मैं वीरा ने वो बात कह डाली जो मैं सोच रहा था। वो शिकवा कर रही थी, तुमने सुल्तान शाह के बारे में इतनी दूर तक सोच लिया था, लेकिन मुझे एक लफ्ज की भी हवा नहीं लगने दी। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। मैंने पूरे खलूस से कहा। उससे और मायूसी की वजह से मेरा जहन कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा था। सब कुछ उस वक्त जहन में आया है, मैं नहीं मान सकती। वो बेतबारी से बोली। दिमाग में एक खाका बनाए बगैर इतने मरबूत अंदाज में बाल की खाल निकालनी मुमकिन नहीं थी। तुम ना मानो मगर हकीकत वही है जो मैं बता रहा हूँ। मैंने बेपरवाही से कहा। मुझे ख्याल आया कि अव्वल खान से तवील गुफ्तगू में मैं सिर्फ सुल्तान शाह के मसले में उलझा रहा था और उसे जहांगीर की खबर गिरी के बारे में हदायत देना भूल गया था। मैंने तफक्कुर अमेज अंदाज में सिगरेट सुलगाकर पहला ही कश लिया था कि मुअम्मिर औरत अपनी बात मुकम्मल करके बूथ से बाहर आई। हमें बाहर खड़ा देखकर उसने समझ लिया था कि हमने उसे मौका देने के लिए बूथ खाली किया था, वरना हमारी कॉल्स का सिलसिला जारी था। शुक्रिया। उसने बाहर आकर अंग्रेजी में ममनूनियत से लबरेज लहजा में कहा, तुम दोनों बहुत शरीफ हो। आजकल के लड़के लड़कियां मुअम्मिर शहरियों का जरा भी एहतराम नहीं करते। कोई बात नहीं, बड़े बूढ़ों का एहतराम हमारी तहजीब का हिस्सा है। मैंने खुश दिली से जवाब दिया। वो बराह रास्त मुझसे मुखातिब हो गई। तुम्हारी तहजीब? शायद तुम इंडियन हो। इंडियन नहीं, पाकिस्तानी। मैंने खलीकाना मुस्कुराहट से उसकी तस्दीक की। ओह, मैं अपने गलत क्यास पर मुआज़त खाऊं। एक मरतबा फिर तुम्हारा शुक्रिया। मुझे अंदेशा हुआ था कि कहीं वो गुफ्तगू को तूल देकर हमारा वक्त बर्बाद न करे, लेकिन दूसरी बार शुक्रिया अदा करके वो अपनी राह हो ली और हम दोबारा बूथ में घुस गए।
कार्ड स्लॉट में डालकर मैंने दोबारा अव्वल खान का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ उसका कोई आदमी था। अव्वल खान से बात कराओ, मैंने फरमाइश की। सर वो मौजूद नहीं है, मुदबाना लहजे में दूसरी तरफ से जवाब आया। अभी अभी तो उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने बेसाख्ता हैरत से कहा, सर अब शायद डैनी साहब हैं, आपसे बात होते ही वो चले गए थे। उसने मेरी हैरत में पोशीदा इल्जाम तराशी का बुरा माने बगैर वजाहत की। मैं इनका स्टेनो बोल रहा हूँ, वो आए तो उनसे कह देना कि जहांगीर की भी खैर खबर रखें, इस वक्त वो भी खतरे में है। ओके सर, मैंने पैगाम लिख लिया है, दे दूंगा, वो बोला। मैंने क्रेडल दबाकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया और कार्ड स्लॉट से बाहर आ गया। कार्ड अंदर दबाकर इस बार मैंने श्री नवासन के घर का नंबर मिला। फोन किसी खातून ने उठाया। मैंने अंग्रेजी के बजाय उर्दू में अपने नाम को नाम बताकर बद्रीनाथ से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की और वो मुझे होल्ड करने की हदायत देकर गायब हो गई। बद्री जरा ताखीर से फोन पर आया और आते ही मुआज़त करने लगा। माफ करना, मुझे आने में देर होगी। मैं जरा कपड़े तब्दील कर रहा था ताकि आराम से बिस्तर में लेटकर अखबार चाट सकूं। यहाँ के मोटे मोटे अखबारों में मैं सिर्फ काम की खबरें ही देखता हूँ, इन्हें पढ़ने में मजा नहीं आता। मैंने उसके शौक पर राय देते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, दरअसल अखबार का किस्सा भी सिगरेट के ब्रांड के जैसा है। जिसके मुंह को जो ब्रांड लग जाए वो बस वही ब्रांड पीना पसंद करता है। इसी तरह अखबार बस अपनी पसंद का अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि तुम अखबार को भी एक नशा समझते हो, मैंने हंस कर कहा। अव्वल खान से संगीन और थका देने वाली गुफ्तगू के बाद जरा सी देर के लिए हल्की फुल्की बातों की शदीद जरूरत महसूस कर रहा था मैं, जो इस वक्त पूरी हो सकती थी। हाँ है, ये नशा ही है, उसने पुरजोर लहजे में एतराफ किया। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सुबह का अखबार हाथ में आए बगैर बाथरूम नहीं जा सकते। क्या तुम खुद भी इन ही में से हो? अखबार की छुट्टी वाले दिन क्या करते हो? वो मेरी बात से महजूज होते हुए बोला, मैं इन में से नहीं हूँ। ऐसे लोगों को छुट्टी वाले दिन कब से रहता होगा। मुझे तो पेशा वाराना तौर पर अखबार खंगालने पड़ते हैं। तुम्हारे पेशे का अखबारात से ऐसा कौन सा गहरा ताल्लुक है? मैंने पूछा। हम मुल्क से बाहर हूं तो मकामी अखबारात ही हमें सियासत से लेकर फैशन तक इस शहर के ताज़ा तरीन और मकबूल मौज़ूआत से आगाह करते हैं। इन छोटे मोटे चुटकुलों में अपनी दिलचस्पी का इजहार करके हम मकामियों में कई पुरजोश दोस्त बना लेते हैं। महज यारी दोस्ती में ऐसी खबरें मिल जाती हैं जो पैसे देकर भी नहीं खरीदी जा सकती। यह वाकई सामने की बात है। तुम्हारा यह गुर अब अमेरिका में आजमाया जाएगा। तुम अमेरिका के लिए अपनी रवानगी के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, मैंने उसे याद दिला। अगर तुम जानने की ख्वाहिश नहीं रखते तो मुझे तुम्हारा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। हम लोगों के सीने समंदर होते हैं, मरते हैं तो अपने साथ न जाने क्या कुछ समेट कर ले जाते हैं। जानने की ख्वाहिश न होती तो इस वक्त तुम्हें फोन न करता। स्वर्गवासी रमेश अग्रवाल की आखिरी रस्में बड़ी दिलदोज थी। यकायक उसकी आवाज धीमी और इराजदाराना होगी, जैसे वो इन बातों को श्री नवासन के खाना के कानों में पढ़ने से रोकना चाहता हो। जरा खुलकर बताओ। इसके अंदाज ने मेरे दिल में तजस्सुस बेदार कर दिया। इसी की अर्थी के साथ सिर्फ 3 आदमी शमशान घाट गए थे। इनमें से एक पैर में मौज का बहाना करके अपने साथ फुलाद की वॉकिंग स्टिक भी ले गया था। लाश के जलते हुए उसने फुलादी राड से गर्दन और बदन पर ऐसी 4 चोट की मार मारी कि उस लाश का कुछ बाकी भी रह गया हो तो उसे देखकर कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी हर चिता जलने के बाद यहाँ के महकमा सेहत वाले बहुत एहतियात से राख और मलबे की सफाई करके जरासीम कुछ दवाओं का स्प्रे करते हैं ताकि आग से जिंदगी पाने वाले जरासीम मकामी आबादी के लिए खतरा न बन सके। इन 3 में तुम तो जरूर शामिल रहोगे, मैंने संजीदगी से पूछा। तौबा करो, उसने तमस्खुराना लहजे में जवाब दिया। वह स्टेट सीक्रेट था। इसमें हाई कमीशन के 3 मुलाजमीन के सिवा चौथा कोई नहीं था। सरकारी कागजात में इंदराज कराते हुए क्या जाहिर किया गया? मैंने पूछा। सब काम जाली हुए हैं, सरकारी सतह पर हुए हैं, इसलिए कोई इन्हें जाली नहीं कह सकता। रिकॉर्ड में इसका नाम राज खबाड़िया लिखा गया। इस नाम का एक आदमी 3 महीने पहले ग्लासगो से भारत जाकर मर चुका है। वो बिल्कुल बेसरोसामा आदमी था और उसका कहीं कोई वारिस नहीं है। अब रमेश अग्रवाल का क्या होगा? रिकॉर्ड पर तो वो अब भी जिंदा है, मरा तो वारिस उसकी लाश मांगेंगे। इन्हें तुम्हारी सरकार क्या जवाब देगी? हमारी सरकार बड़ी चलित्र है, इसके पास ऐसे जवाब हर वक्त तैयार रहते हैं। कश्मीर का खाता बंद हो गया तो उस पर जरा वक्त पड़ेगा, वरना अब तो यही कहा जाएगा कि रमेश को कश्मीर में गद्दारों ने पकड़कर मार दिया। तुम इसके बारे में मत सोचो, दूसरे बहुत सोच चुके हैं। मेरे लिए वो वाकया इतना सरसरी नहीं बल्कि इबरत अंगेज था। अपने एक नामवर सीक्रेट एजेंट के कत्ल को छुपा कर किसी और के नाम से ठिकाने लगाना और उसके बुरासा को इसकी मौत की कोई घड़ी हुई कहानी सुनाकर लाश तक से महरूम कर देना किसी भी हुकूमत के लिए सफाकी और दरिंदगी से कम नहीं था। और तुम क्या सोच रहे हो? मैंने उसका रद्द-ए-अमल जानने के लिए पूछा। आज वो कल तुम्हारी बारी है। बद्री की आवाज में अफसोस या अजुर्दगी का शायबा तक नहीं था। वो अपनी बात जारी तो बोला, इज्जत की मौत मिल गई तो अपना मुर्दा जरा शान और शौकत से चला जाएगा, वरना इस जैसा अंजाम तो होना ही है। बस एक इत्मीनान रहता है कि यूं मारे जाने वालों के बीवी बच्चों की लॉटरी निकल आती है। सरकार इन्हें मुफ्त घर, तालीम, वजीफे और खास नौकरियों से ऐसा नवाजती है कि सब अपने यतीम और बेवा होने पर रश करने लगते हैं।
जानकारों और रिश्तेदारों की हमदर्दी मुफ्त में हाथ आती है। यानी तुम भी ऐसे ही अंजाम के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो? मैंने पूछा। वो चौंक पड़ा। मैंने ये तो नहीं कहा, सबके साथ ऐसा नहीं होता। ये इज्जत कश्मीर में मरने वालों के घर वालों को मिलती है ताकि लोग वहां जाते रहें, इनकार ना करें। वरना बहुत से खानदान तो मैंने यूं बिगड़ तो बर्बाद होते देखे हैं। एक जवान बेवा तो कोठे पर जा बैठने पर मजबूर हो गई थी। उसकी सास नायिका बन गई और 9 साल का बेटा गाहक बनाने लगा था। बद्रीनाथ ने बहुत बेबाकाना अंदाज में वो तस्वीर कशी की थी, जिसे सुनकर मैं अंदर से लर्ज उठा।